कबीर ने उस अपराधी की तरफ देखा। उस अपराधी ने कबीर की जैकेट ली और मुस्कुराते हुए कहा, कबीर भाई, मैं इसको आपके लिए सुखा कर ले आता हूँ। वहीं रुक जाओ। कबीर के कहते ही वो आदमी वहीं रुक गया और रुकते ही उस आदमी का पूरा शरीर कांपने लगा। उस आदमी को समझ नहीं आ रहा था कि इस समय उसे हंसना चाहिए या फिर रोना। आखिरकार वो कबीर से बहुत डरा हुआ जो था। कबीर की नजरें काफी तेज थी और कबीर ने उन अपराधियों के शरीर पर कुछ ऐसे निशान देख लिए थे जिसकी वजह से उसे पता चल गया था कि वो जरूर नॉर्थ साइड गैंग के लिए काम किया करते थे। जाहिर सी बात है कि वो लोग कबीर से काफी डरे हुए ही होंगे। तुम लोग यहाँ क्यों आए हो? कबीर का सवाल सुनकर उन चारों को समझ नहीं आ रहा था कि वो इस सवाल का जवाब क्या दें और कैसे दें। अरे भाई बोलो भी। कबीर ने अपनी आवाज ऊंची करते हुए कहा। वो लोग कबीर से और ज्यादा डर गए और तुरंत कहने लगे, हमने हमने एक जगह डकैती डाली थी और हम पकड़े गए। कबीर भाई, हमें माफ़ कर दो और हमें एक मौका और दे दो। हम आगे से एक अच्छे नागरिक की तरह ही व्यवहार करेंगे। हाँ हाँ, अगर हमारी नौकरी नहीं जाती और हमारे परिवारों के लिए हमें पैसों की कमी नहीं पड़ती तो हम कभी ऐसा काम करते भी नहीं कबीर भाई। दूसरे अपराधी ने हाथ जोड़ते हुए कहा। कबीर भाई, आपको हमारा विश्वास करना ही होगा। नॉर्थ साइड गैंग खत्म होने के बाद अगर हमारे पास पैसों की कोई परेशानी नहीं होती तो हम ऐसा काम कभी नहीं करते भाई। हमें हमें माफ़ कर दो प्लीज़। वो सारे अपराधी कबीर से माफी मांगे जा रहे थे। आखिर ये भी कोई वजह हुई चोरी डकैती करने की? कबीर ने उन लोगों को आंखें दिखाते हुए कहा। तभी कबीर ने अपनी उंगलियों से इशारा करते हुए उन चारों को अपने पास बुलाया। पहले तो वो चारों कबीर के पास आने से डर रहे थे, लेकिन कुछ देर बाद वो लोग उसके पास चले गए। तभी कबीर ने एक अपराधी के सिर पर मारा और कहा, तुम्हें क्या लगता है कि अगर तुम्हारे पास एक ताकतवर शरीर है तो तुम लोग चोरी डकैती करके पैसा कमाओगे? नौकरी भी तो ढूंढ सकते थे ना तुम सब। इस समय उन चारों के सिर शर्म से नीचे झुके हुए थे और उन सबके मुंह से एक आवाज भी नहीं आ रही थी। उधर बाहर बैठा हुआ पुलिस वाला अभी भी काफी सोच विचार में पड़ा हुआ था। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अभी तक उसे कोई आवाज सुनाई क्यों नहीं दे रही है। आखिरकार उस पुलिस वाले ने खुद ही जाकर देखना सही समझा और जैसे ही वो कबीर के सेल के पास आया, वो पुलिस वाला वहां का सीन देखकर हैरान हो गया। वो चारों अपराधी इस समय कबीर के सामने ऐसे घुटने टिकाए बैठे हुए थे जैसे पुराने समय में गुरु के सामने शिष्य बैठे होते थे। कबीर दीवार का सहारा लेकर बैठा हुआ था और उन चारों को समझा रहा था। ये दृश्य देखकर वो पुलिस वाला काफी हैरान हो गया था और वो सोच रहा था कि उसकी आंखों का नंबर तो नहीं बढ़ गया। कुछ ही देर बाद जिस पुलिस वाले ने कबीर को गिरफ्तार किया था, वही पुलिस वाला अक्षय के पीछे पीछे चलते हुए आया और उसने कहा, अक्षय, मेरी बात समझो। कबीर शेखावत का केस अभी तक खत्म नहीं हुआ है। हम उसे इस तरह से बाहर नहीं निकाल सकते। अक्षय दिल्ली के मुख्यमंत्री का सेक्रेटरी था। उसने तुरंत जवाब देते हुए कहा, तुम जानते भी हो कि तुम लोगों ने किसको गिरफ्तार किया है? वो यूनिट 2 के यूनिट लीडर थे। अगर तुम्हारे पास थोड़ा सा भी दिमाग होता ना तो तुम्हें पता होता कि वो दिल्ली पुलिस की शान है। इस समय दिल्ली में थोड़ी बहुत शांति जो तुम लोग देख पा रहे हो ना, वो सिर्फ और सिर्फ इनकी वजह से ही है। तुम्हारा दिमाग क्या घास चरने गया था जब तुम कबीर सर को गिरफ्तार कर रहे थे? अक्षय की बातों को सुनने के बाद अरेस्टिंग ऑफिसर ने अपना सिर हिलाया और फिर आगे कहा, लेकिन अक्षय, मुझे ऊपर से ऑर्डर आए हैं कि मुझे इनका केस और ज़्यादा सख्ती से हैंडल करना चाहिए। तुम तो जानते ही हो कि अगर कोई पुलिस वाला खुद कानून तोड़ता है तो उसे कठोर से कठोर सज़ा मिलती है। तो कबीर को तो उसके कर्मों की सज़ा भुगतनी ही पड़ेगी। अरे भाई, तो इन्होंने कौन सा कानून तोड़ा है? बताओ किसको मारा इन्होंने? यूनिट 2 के पुलिस वालों ने पहले से एक डिटेल रिपोर्ट बनवाकर भेज दी है और इस वजह से तुम इन्हें निकाल सकते हो। अक्षय अपनी बात पर अड़ा रहा। माफ़ करना अक्षय, लेकिन मैं तुमसे कोई भी ऑर्डर नहीं ले सकता हूँ। अरेस्टिंग ऑफिसर ने जैसे ही ये कहा, तभी अक्षय का गुस्सा और बढ़ गया और उसने कहा, अरे किसने ऑर्डर दिया है तुम्हें? हाँ, मैं यहाँ दिल्ली के मुख्यमंत्री की तरफ से आया हूँ। क्या अभी भी तुम्हें शक है किसी बात पर? अक्षय की ये बात सुनकर वो सब हैरान थे। बस तभी अक्षय तुरंत कबीर की जेल के बाहर पहुंच गया। अगर मैंने तुम्हें फिर से यहाँ आते हुए देख लिया ना तो तुम्हें कभी बाहर नहीं जाने दूंगा। बात समझ आई कि नहीं?
कबीर ने उन चारों अपराधियों से कहा। वो चारों अपराधी तुरंत अपना सिर हिलाने लगे। कबीर को इस तरह से उन अपराधियों को फटकार लगाते हुए देखकर अक्षय को हंसी आ गई और तभी उसने अरेस्टिंग ऑफिसर से कहा, देखा तुमने, उनकी इज्जत सिर्फ पुलिस वाले ही नहीं बल्कि ये चोर उचक्के और गुंडे भी करते हैं, क्योंकि वो जानते हैं कि कबीर सर कुछ भी कर सकते हैं। वो इस देश के कानून मानने वाले नागरिकों में से हैं। तुम्हें क्या लगता है वो गलती से भी कभी कोई कानून तोड़ेंगे? तुमने देखा ना अभी क्या हुआ यहाँ पे। ये चारों कुछ ही घंटों में कबीर सर के सामने सुधर गए हैं और मुझे पूरा यकीन है कि ये लोग आगे जाकर भी कभी कोई कानून नहीं तोड़ेंगे। अब तो मुझे पूरा विश्वास हो गया है कि तुम और तुम्हारे आदमी बिल्कुल ही बेवकूफ़ हैं, जो कबीर सर जैसे आदमी को गिरफ्तार करने के बारे में सोच सकते हैं। इन्हें अभी के अभी बाहर निकालो, वरना मैं तुम्हें छोड़ूंगा नहीं। यस यस फॉर श्योर, अरेस्टिंग ऑफिसर ने डरते हुए कहा। वो पुलिस वाला सीधा कबीर के जेल के अंदर चला गया और उसने कबीर को बाहर आने के लिए कहा। उसका इशारा पाकर कबीर मुस्कुराया और फिर उसने कहा, तो अब मैं अपराधी नहीं हूं? उस पुलिस वाले ने तुरंत अपना सिर हिलाया और कहा, नो सर, यू आर फ्री टू गो। तभी कबीर ने स्माइल करते हुए अरेस्टिंग ऑफिसर की तरफ देखा और झटके से उसे एक लात मार दी। वो ऑफिसर तुरंत दर्द के मारे जमीन पर बैठ गया और खांसने लगा। कबीर तभी नीचे झुका और उसने कहा, अगर तुम एक पुलिस वाले बनना चाहते हो तो फिर कानून की रक्षा करना सीखो, ना कि अपने ऊपर वालों की, वरना तुम पुलिस वाले होने के नाम पर एक धब्बा हो। अंडरस्टैंड? तभी कुछ पुलिस वालों ने अपने डंडे बाहर निकाल लिए और वो कबीर को धमकाने के लिए आने लगे, लेकिन कबीर ने बिना देरी किए अपना आर्मी का बैज उन सबको दिखाते हुए कहा, कम ऑन, कौन लड़ना चाहता है मुझसे? मैंने उसे इसीलिए लात मारी क्योंकि वो कानून की रक्षा करने के लायक नहीं था। जब आज सुबह तुम लोग मेरे पास आए तब मैंने तुम्हारे साथ पूरा सहयोग किया, लेकिन तुम लोगों को मेरे खिलाफ कोई भी सबूत नहीं मिला और तुमने मेरा पूरा दिन भी बर्बाद कर दिया। मैं तुम लोगों से पूछना चाहता हूँ, क्या तुम लोग पुलिस वाले होने के लायक हो भी? हाँ? अब मैं आर्मी कर्नल होने के नाते तुम सब के खिलाफ प्रोसीडिंग शुरू करूंगा, जिसका बेसिस होगा तुम्हारा इनकॉम्पिटेंस। मुझे नहीं लगता कि तुम लोग पुलिस की वर्दी पहनने के लायक भी हो। कबीर की ये बात सुनकर अरेस्टिंग ऑफिसर का चेहरा लाल पीला हो गया और उसने तुरंत कबीर का पैर पकड़ लिया। सर हमें माफ़ कर दो सर, इसमें हमारी कोई गलती नहीं है सर। हम तो बस हमारे ऊपर से आने वाले ऑर्डर्स फॉलो कर रहे थे, वरना हमारी इतनी औकात कहाँ है सर। प्लीज़ सर, प्लीज़ हमें माफ़ कर दीजिए। उसी के साथ साथ दूसरे पुलिस वालों ने भी अपना सिर हिलाते हुए कहा, जी सर, हमको तो आपके बारे में कुछ भी नहीं पता था। हमें ऊपर से आदेश आए और हमने आंख बंद करके उनका पालन किया सर। तभी कबीर ने अरेस्टिंग ऑफिसर की तरफ देखा और उससे कहा, तो तुम कह रहे हो कि तुम्हें कुछ भी नहीं पता था? इस समय अरेस्टिंग ऑफिसर का चेहरा बिल्कुल देखने लायक था। तभी कबीर ने उसको एक और लात मारी और आगे कहा, तुम लोगों ने मुझसे जो करने को कहा मैंने वो किया और अब तुम लोगों को मेरा कहा मानना पड़ेगा। अब मेरी बिठाई हुई इंटरनल कमेटी चेक करेगी कि तुम लोग पुलिस वाले होने के लायक हो या नहीं। इतना कहकर कबीर वहां से बाहर निकल गया। कबीर के बाहर जाने से पहले एक अपराधी ने तुरंत कबीर से कहा, कबीर भाई, आपकी जैकेट मैंने साफ कर दी है। कबीर ने अपनी जैकेट ली और वो उसे पहनकर वहां से चला गया। कबीर के पीछे पीछे अक्षय भी भागता हुआ आया और उसने कबीर से कहा, मुख्यमंत्री जी को पता चल गया था कि आपको बिना किसी वजह के बंद किया गया है और इसी वजह से उन्होंने खुद मामले का संज्ञान लेते हुए मुझे आपको छुड़ाने के लिए भेजा था। आप ठीक तो है ना सर? मैं तो ठीक हूँ, लेकिन बस इस तरह की बदतमीजी देखकर मेरा खून खौल उठता है, कबीर ने कहा। इसके बाद अक्षय से अलविदा लेने के बाद कुछ ही देर में कबीर के लिए प्रतीक की गाड़ी आ गई। कबीर भाई, आप ठीक तो हो ना? मुझे तो ये तक नहीं पता चला कि आपको गिरफ्तार क्यों किया गया था, प्रतीक ने कबीर से पूछा। अरे कुछ नहीं यार, छोड़, कबीर ने अपना सिर हिलाते हुए कहा और वो सीधा प्रतीक की गाड़ी में बैठ गया। प्रतीक भी अपनी गाड़ी में वापस बैठ गया और उसने गाड़ी चलाते हुए कबीर से पूछा, आपको मेरी कोई मदद चाहिए? क्या तुम्हारा परिवार रंधावा खानदान के अगेंस्ट जा सकता है?
कबीर ने पूछा, जिस पर प्रतीक ने लंबी सांस ली और उससे कहा, ये थोड़ा मुश्किल होगा। मेरे पिताजी बस कुछ समय पहले ही दिल्ली आए हैं। वैसे तो वो काफ़ी पावरफुल हैं, लेकिन फिर भी वो नए शहर में पुराने लोगों से पंगा नहीं लेना चाहते। दिल्ली में सिर्फ पैसों का राज चलता है, और ऐसे में अगर हम किसी बड़े ख़ानदान से पंगा लेंगे तो वो हमारे लिए सही नहीं रहेगा। अभी मेरे पिताजी को यहाँ पर अपना पॉलिटिकल इन्फ्लुएंस बनाने में कुछ समय लगेगा, और तब तक हम इस शहर की चारों बड़ी कॉर्पोरेट फैमिलीज़ को टारगेट नहीं कर सकते। अगर वो चारों साथ मिलकर हमारे पीछे पड़ गए तो मेरे पिताजी को काफ़ी परेशानी झेलनी पड़ सकती है। ये सुनकर कबीर ने अपना सिर हिलाया। वो प्रतीक की बात को समझ गया था। शायद यही वजह थी कि पहले आदित्य ने और बाकी के तीनों अमीरजादों ने प्रतीक की बात का मान नहीं रखा। कबीर ने अब रंधावा खानदान से निपटने के लिए अकेले ही मन बना लिया था। रंधावा ग्रुप के चेयरमैन वरराज रंधावा अपनी शाम की मीटिंग खत्म करके अपनी चमचमाती बेंटले कार में बैठकर घर जा ही रहे थे कि रास्ते में उनको किसी ने रोक लिया। तभी एक आदमी अपनी गाड़ी से उतरकर वनराज के शीशे को खटखटा कर बोला, हमारे बॉस तुमसे कुछ बात करना चाहते हैं। जाओ तुम देख कर आओ कौन मेरे से बात करना चाह रहा है। वनराज ने उस आदमी को इग्नोर करते हुए अपने बॉडीगार्ड को कहा, ओ कौन तुम, और ऐसे हमारे रास्ते के बीच में गाड़ी लगाकर क्यों खड़े हो? बॉडीगार्ड ने अपनी भारी सी आवाज में कहा। उस आदमी ने तभी बॉडीगार्ड को एक तरफ धक्का दिया और वनराज की गाड़ी से उसके ड्राइवर को खींचकर बाहर निकाला और उसे भी धक्का दे दिया। बॉडीगार्ड और ड्राइवर दोनों ही बेसुध जमीन पर पड़े थे। तभी उस आदमी ने वनराज की तरफ देखा और कहा, सर प्लीज। वनराज के पास अब और कोई रास्ता नहीं था। उसने अपना दरवाजा खोला और बीच रास्ते में खड़ी मर्सिडीज की तरफ जाने लगा। जब उसने दरवाजा खोला तो उसने देखा कि अंदर करीब 40-45 साल की एक औरत बैठी थी। तभी उस औरत ने वनराज से कहा, मैं जानती हूँ जब किसी आदमी का रास्ता कोई औरत रोकती है तो उसे बहुत परेशानी होती है। वनराज, मुझे लगता है कि तुम्हें अपनी बीवी पर थोड़ा ध्यान देना चाहिए कि वो किन लोगों से पंगा ले रही है। और ये एडवाइस सिर्फ तुम्हारी बीवी के लिए नहीं, तुम्हारे लिए भी है। उस औरत ने फिर एक लंबी सांस ली और आगे कहा, अगर तुम लोग ऐसे ही अपने लीग के बाहर के लोगों से पंगे लेते रहे तो इस दुनिया से कब गायब हो जाओगे तुम्हें पता भी नहीं चलेगा। एक बड़े बिजनेसमैन होने के वजह से वनराज ने अपनी जिंदगी में कई उतार चढ़ाव देखे थे। उसने अपनी आंखें बड़ी की और उस औरत से कहा, तुम्हें नहीं लगता कि तुमने कुछ ज्यादा ही बोल दिया है? मैं रंधावा ग्रुप पिछले कई सालों से चला रहा हूँ, न जाने कितने ही उतार चढ़ाव देखे होंगे मैंने। तुम्हें वाकई लगता है कि मैं तुम्हारी इस छोटी सी धमकी से डर जाऊंगा? तभी वो औरत अपने बैग में से एक बिजनेस कार्ड निकालती है जिस पर राठौर फैमिली लिखा हुआ था। जब वनराज ने वो कार्ड उस औरत के हाथ में देखा तो उसके चेहरे की हवाइयां उड़ गईं। वनराज के चेहरे को देखकर वो औरत मुस्कुराई और उसने कहा, सच में? इस बिजनेस कार्ड के बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? क्या ये वही राठौड़ खानदान है? अचानक से वनराज के पैर कांपने लगे और उसने मन ही मन सोचा कि अगर राठौड़ फैमिली कोई कदम उठा रही है तो उनका कदम उठाना ही उसको और उसकी बीवी को इस धरती से गायब करने लायक होगा। वनराज को पसीनों से भरा हुआ देखकर उस औरत ने कहा, कोई और ट्रेलर दिखाया जाए? तुम आखिर चाहती क्या हो मेरे से? वनराज ने अपना पसीना पोंछते हुए कहा, मैं चाहती हूँ कि तुम्हारी बीवी ने जिसको नाराज किया उससे जाकर वो माफी मांगे, वो भी एकदम जल्दी से जल्दी, नहीं तो तुम दोनों कल का सूरज नहीं देख पाओगे। ये मत सोचना कि मैं तुमको कोई चेतावनी दे रही हूँ, तुम्हारे पास बस एक मौका है अपनी गलती सुधारने का। उस औरत के इतना कहते ही उसके बॉडीगार्ड ने गाड़ी का दरवाजा खोला और वनराज को गाड़ी के बाहर फेंक दिया। अगले ही पल उसने गाड़ी का दरवाजा फिर से बंद कर लिया और वहां से निकल गया।
वनराज का दिल बहुत जोर से धड़क रहा था। वो जल्दी से अपनी गाड़ी में बैठा और घर की तरफ निकल पड़ा। रास्ते भर वो अपनी बीवी के बारे में ही सोच रहा था। जैसे ही वो घर पहुंचा, उसकी बीवी गुस्से में टहलते हुए अपने आप से बात कर रही थी। ये जो मेयर है वो हमारे हक में काम नहीं करेगा। कोई बात नहीं, हम ये शहर बदल देंगे। देखते हैं वो ये बात कैसे संभालेगा। अपनी बीवी को गुस्से में देखकर वनराज ने अपना गुस्सा संभाला और अपने कमरे की तरफ जाने लगा। वनराज को अंदर जाते हुए देखकर उसकी बीवी ने कहा, तुम्हें पता है तुम्हारा बेटा आज पिट कर आया है? क्या तुम हॉस्पिटल गए भी थे? हाँ, तुमने देखा कि उसे कितनी चोट आई हुई है? बहुत बुरी तरह मारा था उसको। तुम तो उसके पापा हो ना, मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहे थे? तुम्हारी वजह से वो इतना बिगड़ गया है। तुम बिल्कुल भी अच्छी मां नहीं बन पाई। और तुमने ये क्या गुल खिलाया हुआ है? वनराज ने गुस्से से अपनी बीवी से कहा, हमारा बेटा पिट कर आया है और तुम कुछ करने के बजाय मुझे ताने दे रहे हो। अभी लोगों की आंखें सिर्फ हमारे खानदान पर ही टिकी हुई हैं, और अगर हम उसे आसानी से जाने देंगे तो सबको ये लगेगा कि हम भीगी बिल्ली हैं। मेरा अपने बेटे के लिए बदला लेना बहुत ज़रूरी था। जिस लड़के ने हमारे बेटे की पिटाई करी थी वो बहुत घमंडी था। उसने मुझे भी कोई इज्जत नहीं दी। अब ये सब देखकर मैं कैसे हाथ में हाथ रखकर बैठी रहती? वनराज की बीवी ने उसे जवाब देते हुए कहा। वनराज से अब और बर्दाश्त नहीं हुआ और उसने अपनी बीवी को एक जोरदार थप्पड़ मार दिया, जिसके बाद तुरंत ही वनराज की बीवी जमीन पर गिर गई और वो सोचने लगी कि आखिर वनराज को ऐसा क्या हुआ है कि उसने उसे ऐसे मारा। तुम्हें क्यों कोई इज्जत देगा? तुम हो कौन? हाँ, मुझे तो लगता है कि तुम भूल गई हो कि ये सब लोग तुम्हें मेरे नाम से जानते हैं, ना कि तुम्हारे। सभी तुम्हारी इज्जत इसीलिए करते हैं क्योंकि तुम मेरी बीवी हो। तुम बार बार भूल क्यों जाती हो कि तुम कौन हो? मैं पूरे समय बिजनेस चलाने में बिजी रहता हूँ, फिर भी तुम्हें बस मेरे लिए मुसीबतें ही खड़ी करनी होती हैं। आइंदा मेरा नाम कभी किसी को डराने के लिए यूज मत करना, समझी तुम? तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या? तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई मेरे ऊपर हाथ उठाने की? वनराज की बीवी ने तभी कहा, अभी तो शुक्र मनाओ कि मैंने तुम पर हाथ ही उठाया है। मैं तो तुम्हें जान से मारना चाहता था। तुम जानती भी हो कि तुमने पंगा किससे लिया है। ऐसा कौन सा खास आदमी है वो जिसे मैंने परेशान कर दिया हो? हाँ, बताओ मुझे, किससे डर कर रहना चाहिए हमें? तभी वनराज ने जमीन पर पड़ी अपनी बीवी को जोर से एक लात मारी और उसके बालों को पकड़कर घसीटते हुए दरवाजे से बाहर निकालने लगा। उसकी बीवी बहुत जोर जोर से चिल्ला रही थी, पर फिर भी वनराज उसे जमीन पर घसीटता जा रहा था। तभी उनके नौकर चाकर वहां पर आ गए, पर किसी को भी उन लोगों के पास आने की हिम्मत नहीं थी। हिंदुस्तान के ज्यादातर मर्दों के जैसे ही वनराज ने भी अपनी बीवी पर ही अपना सारा गुस्सा बाहर निकाल दिया था। उसकी बीवी घबराई हुई डर के मारे थर-थर कांप रही थी। अगले ही पल वनराज ने गाड़ी स्टार्ट की और चिल्लाते हुए कहा, मैं तुम्हें बताता हूं कि तुम किससे पंगा लेकर आई हो। तुमने हमारी औकात से बाहर के आदमी से पंगा ले लिया है। अगर वो लोग चाहें तो हम सुबह का सूरज भी ना देख पाए। इस बार तो मैं कुछ भी नहीं कर सकता। मैं तुम्हारे ऊपर कोई इल्जाम नहीं लगा रहा कि तुम्हें ये पहले से पता होना चाहिए, पर अगर तुमने अब माफी मांगने में कोई ना नुकुर की तो भूल जाना कि तुम कभी मेरी बीवी थी, समझे तुम? इसीलिए अगर तुम्हें रंधावा खानदान का हिस्सा बने रहना है तो चुपचाप जो रायता फैलाया है उससे माफी मांगकर वो सब साफ कर दो। चलो अब चुपचाप, माफी लेकर ही हमें वापस आना है, चाहे कितनी बार भी हाथ पैर क्यों ना जोड़ना पड़े। समझ आई तुम्हें? वनराज जोर जोर से चिल्लाए जा रहा था और उसकी बीवी अब डर के मारे जोर जोर से सिर हिलाकर उसकी बात पर हामी भरे जा रही थी। गलती मेरी भी है, अपने काम में मैं इतना बिजी था, मेरा पूरा परिवार खराब हो गया। मैं तुम्हें बता रहा हूँ कि अगर उन लोगों ने आज माफ नहीं किया ना तो समझ लेना कि आज की रात तुम्हारी आखिरी रात होगी। तुम तो जानती ही हो मेरे गुस्से के बारे में। हाँ, वनराज ने कहा। उसकी बीवी ने डर के मारे अपना सिर हिला दिया। वो अपने पति को बहुत अच्छे से जानती थी, पर आज तक उसके पति ने कभी ऐसा सुलूक नहीं किया था उसके साथ। ये पहली बार था जब वो डोमेस्टिक वायलेंस का शिकार हुई थी। वनराज के बिहेवियर में जो बदलाव आया था उससे उसे बहुत ज़्यादा ही डर लग रहा था। वनराज को उसकी बीवी ने जो एड्रेस दिया था वो कबीर के घर का था।
कुछ देर बाद वनराज अपनी बीवी के साथ कबीर के घर पहुंचा और घर की घंटी बजाई। अगले ही पल कबीर ने अपने घर का दरवाजा खोला और जैसे ही दरवाजा खुला वनराज की बीवी जमीन पर गिरकर रोते हुए कबीर से माफी मांगने लगी। कबीर ये सब देखकर एकदम शॉक्ड रह गया। डियर लिसनर, इस कहानी